नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम क्लास 11th-12th के लिए जो आपके कार्यालयीय पत्र चल रहे हैं उसमें हम इस टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे नीलामी सूचना। नीलामी सूचना कैसे दी जाती है, कैसे उसको लिखा जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नीलामी कहते किसको हैं। तो ये हमने थोड़ा सा उसका विवरण लिख दिया है कि किसी वस्तु की बोली के लिए, किसी वस्तु की बोली के लिए जो सूचना जारी की जाती है, किसी वस्तु की बोली लगाने के लिए जो सूचना जारी की जाती है वह नीलामी की सूचना कहलाती है। ठीक है ना, उसे नीलामी की सूचना कहते हैं। और इस नीलामी की सूचना को सरकारी व गैर सरकारी दोनों, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाएं जारी करती हैं। दोनों प्रकार की संस्थाएं इसको जारी करती हैं। अच्छा, इसमें नीलामी की वस्तु, स्थान, दिनांक व समय का विवरण दिया जाता है। जब नीलामी की सूचना जारी की जाती है तो इसमें नीलामी की वस्तु, किस वस्तु की नीलामी हो रही है, स्थान, किस स्थान पर, और दिनांक आदि का विवरण दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम नीलामी। अब इसको कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लें। चलिए एक पहला प्रारूप हम नीलामी का आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, जैसे पहले आपकी जो प्रारूप हमने दिया नीलामी के लिए कि इमारत के मलबे की नीलामी सूचना जारी करें। कोई विद्यालय है, स्कूल है, वहाँ की इमारत गिर गई है तो उसकी नीलामी की सूचना हमें जारी करना है। कैसे जारी करेंगे, कैसे उसका प्रारूप नमूना लिखेंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि ये आपका एक स्कूल है, ये नमूना है, दयाल सिंह स्कूल जगाधारी, स्कूल का नाम डाल दिया हमने, किस स्थान पर नीलामी की जा रही है। ठीक है नहीं, दयाल सिंह स्कूल जगाधारी। ठीक है ना, इस स्कूल के परिसर में नीलामी हो रही है, नाम डाल दिया। और फिर सीधे आप मैटर बना दीजिए, कितना भी विस्तार कर सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम बना रहे हैं मैटर इसका कि सार्वजनिक तौर पर अधिसूचित किया जाता है कि स्कूल परिसर में स्थित इमारत के मलबे की सितंबर 19, 2020 को प्रातः 10 बजे नीलामी की जाएगी। ठीक है ना, जो स्कूल परिसर की इमारत ढह गई है, स्कूल परिसर में उसका मलबा डला हुआ है, ठीक है ना, उसकी नीलामी, वहाँ पर जो जो सामग्री रखी होगी उस सबकी नीलामी करवाई जा रही है। नए सिरे से स्कूल बनेगा। तो कैसे हम लिखेंगे, पहले तो विद्यालय का नाम डाल दिया, दयाल सिंह स्कूल जगाधारी। मैटर बना रहे कि सार्वजनिक तौर पर सभी के लिए है, ये अधिसूचित किया जाता है कि स्कूल परिसर में, स्कूल के परिसर में स्थित इमारत के मलबे की, जो इमारत गिर गई है उसके मलबे की सितंबर 19 यानी 19 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे नीलामी की जाएगी। लिख दिया आपने इतना। सभी बोलीदाताओं, सभी बोलीदाता जितने भी बोली लगाने वाले हैं, सभी बोलीदाताओं को, इधर को और लिख लीजिए, सभी बोलीदाताओं को 1000 रुपये धरोहर राशि नगद रूप में जमा करवानी होगी। यानी कि जो बोली लगाएंगे बोलीदाता, पहले उनको 1000 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा। ठीक है नहीं, जमा करवानी होगी। अब इसके आगे और भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता को, सफल बोलीदाता को, सफल बोलीदाता को बोली की कुल कीमत का, बोली की कुल कीमत का 25% राशि, 25% राशि। ठीक है ना, इस तरीका से आप कुछ भी मैटर बना के लिख सकते हो। 25% राशि मौके पर ही जमा करानी होगी, मौके पर ही जमा करानी होगी। ठीक है ना, यानी कि हमने थोड़ा सा विवरण और बढ़ा दिया कि 1000 रुपये धरोहर राशि के रूप में तो नगद राशि हमें जमा करवानी होगी। फिर सफल बोलीदाता, जो अच्छी बोली लगाते हैं, बोली लगाने वाले हैं, बोली की कुल कीमत का 25% राशि, 25% राशि मौके पर ही हमें जमा करवानी होगी, मौके पर ही जमा करवानी होगी। शेष राशि, शेष राशि निर्देशक द्वारा
शेष राशि निर्देशक द्वारा बोली स्वीकृत होने के बोली स्वीकृत होने के 10 दिन के भीतर जमा करनी होगी। दस दिन के भीतर जमा करनी होगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ विवरण आप लोग दे सकते हैं। 10 दिन के अंदर जमा करनी होगी। यदि इस शर्त की पूर्ति ना की गई, यदि इस शर्त की पूर्ति ना की गई, यानी कि जो शर्त रखी है कि 25% राशि तो हमें मौके पर ही जमा करानी है और शेष राशि जो बचेगी वो निर्देशक जो निर्देशन कर रहे हैं उनके द्वारा बोली स्वीकृति होने के 10 दिन बाद की आपकी बोली जो आपने लगाई वो स्वीकृत कर दी गई। ठीक है, नहीं स्वीकृत हो गई तो 10 दिन के भीतर शेष राशि आपको जमा करनी होगी। ठीक है ना, स्वीकृत होने के 10 दिन के भीतर जमा करवानी होगी। और यदि ऐसा नहीं किया, यदि इस शर्त की पूर्ति आपने नहीं की तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तो धरोहर राशि, जो धरोहर राशि आपने 1000 रुपये, ठीक है कि नहीं, 1000 रुपये धरोहर राशि जमा की वो जब्त कर ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं होगी। ठीक है ना, यदि शर्त आपकी पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, तो यही कहने का मतलब है कि यदि इस शर्त की पूर्ति ना की गई तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। जब्त कर ली जाएगी। शेष शर्तों की घोषणा मौके पर ही की जाएगी। शेष शर्तों की घोषणा मौके पर ही की जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके का कुछ नमूना आप बना सकते हो, मैटर बना सकते हो, लिख सकते हो। ये नीलामी सूचना है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं नीलामी। ठीक, कि जो भी और शर्त रखी जाएगी वो उसी समय आपको, जिस समय आप बोली लगाने के लिए पहुंचोगे स्कूल परिसर में, उसी समय और भी जो शर्त होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। ठीक है ना, आगे थोड़ी सा और लिख सकते हो। स्कूल के पास बिना कोई कारण दिए, स्कूल के पास बिना कोई कारण दिए किसी भी या सभी बोलियों को, किसी भी या सभी बोलियों को, यानी कि वहां पर कई लोग बोली लगाएंगे तो किसी भी की एक की बोली पर या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार, स्वीकार या निरस्त, स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार। ठीक है, आपकी बोली स्वीकार की जाती है कि उसको निरस्त किया जाता है, तो इसका अधिकार आरक्षित है। ठीक है, ये आरक्षित, फिर आप कोई आक्षेप नहीं लगा सकते किसकी बोली हम स्वीकार कर रहे हैं, है कि नहीं, किसी की स्वीकार नहीं की जाएगी बोली, तो ये हमारे पास अधिकार रहेगा, जो निर्देशक होगा वो अधिकार उसके पास रहेगा। तो इस तरीके से आप नीलामी की सूचना जारी कर सकते हैं। ठीक है, अंत में स्कूल का नाम पता दे सकते हो, जैसे नीचे, यहाँ जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, ऊपर, इसके बाद नीचे लिखने के बाद आप ऊपर स्कूल का नाम लिख देंगे। समझो शॉर्ट में लिख दिया हमने DS। ठीक है ना, DS यानी कि दयाल सिंह स्कूल, और उसका पता भी लिख दिया। समझ लीजिए कुछ संख्या क्रमांक है कि नहीं, स्कूल कहाँ पर है, 816/8, कुछ भी क्रमांक अपना डाल दिया, 08। ठीक है ना, क्रमांक डाल के इसको समाप्त कर दिया।
पता डाल दिया, नीचे क्रमांक डाल दिया। तो इस तरीका से आप नीलामी की सूचना जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आपने समझी है नीलामी की सूचना, समझ में आ गई ना बात। तो इस तरीके से अगर आपके पेपर में कोई नीलामी की सूचना जारी करने के लिए लिखा जाता है तो इस तरीके से आप मैटर बना सकते हो, किस किस चीज़ की नीलामी की जा रही है, उसका स्थान देना, तिथि देना इत्यादि, ठीक है ना। एक लिखा जाता है आपके पेपर में, पूछा जाता है कभी कभी, बहुत कम आता है लेकिन, निविदा सूचना। निविदा सूचना तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें बस। यानी कि निविदा सूचना क्या हो, ये तो नीलामी सूचना हो गई। निविदा सूचना क्या होती है, विभिन्न शासकीय प्रतिष्ठानों द्वारा, शासकीय जो प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा आपूर्ति की, वस्तुओं की आपूर्ति करना। शासकीय प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति कराई जाए, भवन निर्माण आदि के लिए, भवन निर्माण आदि के लिए, ठीक है। निविदा सूचनाएं विज्ञापित की जाती हैं, निविदा सूचनाएं विज्ञापित की जाती हैं। जब निविदा सूचना कोई जारी, इसको इंग्लिश में निविदा सूचना को कहते हैं टेंडर नोटिस, निविदा सूचना, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग कि विभिन्न शासकीय प्रतिष्ठानों के द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति, भवन निर्माण आदि के लिए निविदा सूचनाएं विज्ञापित की जाती हैं और इन्हें जारी करने वाले कार्यालय, जो इनको जारी करता है, इन्हें जारी करने वाले कार्यालय, अधिकारी का पदनाम, ठीक है, आदि के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो भी निविदा सूचनाएं लिखी जाती हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, कार्य के विवरण से युक्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से निविदा सूचना भी आप लोग थोड़ा बहुत समझ लेना, ठीक है ना। अब आगे हम जो बता रहे हैं उसको आप सुनिए। चलिए बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक आज और जान लें, ठीक है ना, अधिसूचना के बारे में। पहले हमने सूचना पढ़ी थी, नीलामी सूचना पढ़ ली, अब अधिसूचना के बारे में हम समझ लें कि ये अधिसूचना क्या है, किसको कहते हैं अधिसूचना और कैसे लिखी जाती है, ठीक है ना। अधिसूचना क्या है इसके बारे में हमें जानना है, समझना है। सुन लीजिए, जैसे अधिसूचना के द्वारा, जो अधिसूचना होती है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं समझ लीजिए। अधिसूचना के द्वारा सरकारी नियमों, सरकार के जो नियम बनते हैं उन नियमों, आदेशों, उनके आदेश आदि को लागू किया जाता है। यानी कि अधिसूचना के द्वारा सरकारी नियमों को और सरकारी आदेशों को लागू किया जाता है, ठीक है ना। जब सरकारी नियम लागू किए जाते हैं, सरकारी आदेश लागू किए जाते हैं तो उस समय अधिसूचना लिखी जाती है। और कब लिखी जाती है अधिसूचना, सरकारी नियुक्तियां, जब सरकार कोई किसी की नियुक्ति करता है, सरकारी नियुक्तियों के लिए, स्थानांतरण के लिए, उसके ट्रांसफर के लिए, राजपत्रित अधिकारी के अवकाश के लिए, इन सब की सूचना देने के लिए, यानी कि सरकारी नियुक्तियां, स्थानांतरण और जो राजपत्रित अधिकारी हैं, ठीक है ना, तो राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश आदि की सूचना भी अधिसूचना के द्वारा दी जाती है। इन सब की जानकारी भी हमें अधिसूचना के द्वारा मिलती है। अच्छा, अधिसूचनाएं राजकीय गजट में प्रकाशित की जाती हैं। जो राजकीय गजट बनता है उस गजट में ये अधिसूचनाएं प्रकाशित होती हैं। और जब भी हम अधिसूचनाएं लिखते हैं तो ये सूचनाएं लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इनकी भाषा औपचारिक हो, संयत हो, यानी संयमित हो, अच्छी भाषा हो और स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट भाषा में हमें ये अधिसूचना लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपने अभी ये समझ लिया कि अधिसूचना होती क्या है कि नहीं, कब लिखी जाती है, किन को लिखी जाती है। अब थोड़ा सा एक आध इसका प्रारूप हम समझ लेते हैं, ठीक है कि अधिसूचना के लिए। अच्छा, तो पहला प्रारूप हम अधिसूचना का देते हैं, एक हम बता देंगे, एक समझा देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ये राइटिंग पोर्शन आपको समझना है, ठीक। जैसे पहला प्रारूप हम देते हैं इस अधिसूचना का, पहला प्रारूप समझ लीजिए। भारत सरकार के, ये क्वेश्चन आया, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर के.एम. अय्यर को, डॉक्टर के.एम. अय्यर को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक नियुक्त करने संबंधी, निदेशक नियुक्त करने संबंधी, ठीक है ना, निदेशक नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी करें, अधिसूचना जारी करें। इस तरह की कोई अधिसूचना अगर आती है तो आप लोग कैसे लिखोगे? समझो ये पहला प्रारूप आप देख लीजिए कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी ओर से डॉक्टर के.एम. अय्यर को, डॉक्टर के.एम. अय्यर को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक नियुक्त करने संबंधी, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो इस संबंधी हमें अधिसूचना जारी करना है, इसकी जानकारी देते हुए हमें अधिसूचना जारी करना है। तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखी जाती हैं अधिसूचना, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की जा रही है, तो सबसे पहले तो आप जैसे लिखते रहे साइड में भी लिख सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं, बीच से भी, जैसे भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, कैसे इसका आंसर लिखेंगे? भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है कि नहीं। जिस विभाग से अधिसूचना जारी की जाती है उस विभाग का नाम आप साइड में भी लिख सकते हो, बीचों बीच भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब डालोगे हेडिंग, जो चीज लिख रहे हो अधिसूचना, ये डालने के बाद आपने हेडिंग डाल ली बीचों बीच अधिसूचना, यानी हम अधिसूचना लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये आपकी हेडिंग डल गई है। अब थोड़ी सी टिप्पणी बना दी, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1.5 या 2 लाइन में, 2 लाइन के अंतर्गत आपकी हो जानी चाहिए अधिसूचना। सबसे पहले तो अधिसूचना लिखते समय हम लोग क्रमांक डालेंगे, जैसे चलता रहा साइड में क्रमांक, कोई भी क्रमांक आप डालें, ये तो अपने हिसाब से आपको डालना है, ठीक है ना। यानी निदेशक के लिए बन रहा तो निदेशक, क्रमांक डाल लिया हमने। अब क्रमांक डालने के बाद दिनांक, जिस तारीख को अधिसूचना जारी की जा रही है वो तारीख, नीचे ही डाल सकते हो आप दिनांक, वो दिनांक डाल लिया आपने। जिस डेट को अधिसूचना जारी हो रही है वो डेट आपको डालना है। सबसे पहले तो कार्यालय का नाम, जो कार्यालय इस अधिसूचना को जारी कर रहा है, हेडिंग डालोगे अधिसूचना, क्रमांक डाल लोगे, उसके बाद डेट डालोगे, दिनांक। अब अपना मैटर बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1.5 या 2 लाइन में, जैसे बहुत शॉर्ट में लिखी जाती है अधिसूचना, सीधा सीधा, कुछ नहीं, कोई संबोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिख दिया हमने, भारत के राष्ट्रपति श्री, अब ये भारत के राष्ट्रपति श्री के.एम. अय्यर को, अब ये अपने हिसाब से हमने नाम दे दिया, भारत के राष्ट्रपति श्री के.एम. अय्यर को दिनांक, अब जिस तारीख से ये कार्यभार उन्हें देना है वो तारीख समझ लीजिए, जैसे 1/10/2020, ठीक है ना, 1/10/2020, ये हमने दिनांक डाल दी। से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का, यानी कि भारत के राष्ट्रपति श्री के.एम. अय्यर को, यहां पर लिख सकते हो आप, ठीक है ना, के.एम. अय्यर को दिनांक 1/10/2020 से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक नियुक्त करते हैं, निदेशक नियुक्त करते हैं। बस पर्याप्त है, 2 लाइन में आपकी, 1 1.5 लाइन में आपकी अधिसूचना हो गई। मेन जानकारी, मेन पॉइंट पर आपको जाना है इस
अधिसूचना लिखते समय। और नीचे अधिसूचना लिख ली, फिर आप हस्ताक्षर कर दीजिए। जिसने ये अधिसूचना जारी की, हस्ताक्षर स्वास्थ्य सचिव, ठीक है, स्वास्थ्य सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, भारत सरकार। ठीक, तो इस तरीका से कोई भी अधिसूचना आप लोग जारी कर सकते हो, कोई भी अधिसूचना आप लोग लिख सकते हो। जैसे एक और सुन लीजिए, आप लोग मौखिक ही सुन लीजिए। जैसे हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से फूसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की अधिसूचना जारी करें। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करें। फूसगढ़ विधानसभा एक क्षेत्र का नाम है ये, ठीक है ना। तो हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से, हरियाणा का मुख्य चुनाव जो अधिकारी होगा उसकी तरफ से अधिसूचना जारी करना है फूसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की, ये स्थान है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना हमें जारी करना है। तो लिख सकते हैं सबसे पहले विभाग का नाम, हरियाणा सरकार मुख्य चुनाव कार्यालय, विभाग का नाम हो गया हरियाणा सरकार मुख्य चुनाव कार्यालय, विभाग का नाम पहुंचा दिया आपने, ठीक है कि नहीं। नीचे हेडिंग डालोगे अधिसूचना, नीचे क्या उसी की तरह आपने डाली हेडिंग अधिसूचना। अधिसूचना के बाद जो भी क्रमांक रहेगा आप क्रमांक डाल दोगे, ठीक है ना। क्रमांक उसके बाद भरा जाएगा, यानी क्रमांक 5805 ऑब्लिक कुछ भी ऐसा करके ये क्रमांक आप जिस तारीख को डाल रहे हो डेट आप डाल दोगे अधिसूचना जारी करने की। फिर आप अपना मैटर बना दो, बस बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना। कि श्री अंसार अहमद की मृत्यु के कारण, श्री अंसार अहमद की मृत्यु के कारण फूसगढ़ विधानसभा के रिक्त स्थान का, जो फूसगढ़ विधानसभा है उसका स्थान जो रिक्त हो चुका है, उपचुनाव 11 अप्रैल 2020 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक, कोई भी डेट हो सकती है चुनाव की, ठीक है। 11 अप्रैल जैसे हमने कहा, आप लोग 15 सितंबर, 15 अक्टूबर कुछ भी समझ लीजिए। 20 अक्टूबर 2008 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि, अब कोई भी तिथि हो सकती है कि नहीं, अंतिम तिथि आप दे सकते हो 2020 की, सितंबर की दे सकते हो, ठीक है ना। तो अंतिम तिथि ये कोई भी तिथि हो सकती है, आखिरी तिथि, तथा नाम वापस लेने की तिथि वो और कोई दूसरी तिथि डाल सकते हो, ये हो सकती है। नामांकन पत्रों की जांच कोई डेट हो सकती है, उस तारीख को होगी, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके का मैटर बना करके आप लोग लिख सकते हो। फिर हस्ताक्षर नीचे हो जाएंगे, मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा राज्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी अधिसूचना आप लोग लिख सकते हो। जैसे एक और सुन लीजिए, पाकिस्तान में स्थित भारतीय राजदूत श्री बिशन दास को अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान करते हुए तथा उनके स्थान पर श्रीमती स्मिता सबनम की नियुक्ति के संबंधी अधिसूचना जारी करें। सबसे पहले भारत सरकार विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की जा रही, हेडिंग डालोगे अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 19 सितंबर 2020, क्रमांक डालोगे अब फिर मैटर बना दो आप लोग, यानी कि पाकिस्तान में भारतीय राजदूत श्री बिशन दास को दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से 2 माह का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है, 2 माह का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। और उनके स्थान पर श्रीमती स्मिता सबनम को उसी तारीख से जिस तारीख से वो अवकाश पर हैं, उसी तारीख से पाकिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया जाता है। बस हो गई अधिसूचना, बहुत शॉर्ट में। हस्ताक्षर नीचे, सचिव भारत सरकार विदेश मंत्रालय। तो ऐसे इस तरह की अधिसूचना आप जारी कर सकते हो। तो संभवतः आपको ये टॉपिक अधिसूचनाओं से संबंधित समझ में आ गया होगा, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।